मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th की जो साइंस का क्रम चल रहा था उसमें आज पार्ट 3 हम चलेंगे। उसमें पहला जो टॉपिक है वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, आपके प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी द्रव जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल अब जब अत्यधिक गर्म हो जाता है तो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? सतही क्षेत्र, नंबर 2 तापमान में वृद्धि, नंबर 3 आर्द्रता में कमी, नंबर 4 वायु की गति। अब इसको थोड़ा सा हम विस्तृत रूप में चलते हैं। विस्तृत में मैं आपको बोलते रहूंगा, आप सुनते रहिएगा। तो पहला पॉइंट है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। आपने देखा होगा जब आप कपड़े धोते हैं उसके बाद कपड़े को एकदम फैला के रखते हैं, क्योंकि ताकि जो है वाष्पीकरण की दर उसकी बढ़े, यानी कि फैलाओगे तो वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी। दूसरा, तापमान में वृद्धि जब होती है तो अधिक जो है कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तीसरा, आर्द्रता में कमी। वायुमंडल में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रा है उसे आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगला है छात्रों, वायु की गति में वृद्धि। जब वायु की गति में वृद्धि होती है, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो इसका उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं। क्या है वाष्पीकरण का? पहला, गर्मियों में सूती वस्त्रों को पहनना। सूती वस्त्र हम गर्मियों में पहनते हैं ताकि जो है अगर पसीना भी हो तो तुरंत उड़ जाए। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी दीवारों पर पानी की बूंदों का जमा होना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखिए इसमें कौन कौन से हैं। नंबर 1, द्रव्य जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जैसे पहले भी मैंने चर्चा की थी इसके बारे में कि जो आपको कोई भी द्रव्य है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। इतने सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है कि जिसे हम देख भी नहीं सकते। दूसरा, हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव, गैस। तीसरा, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम एवं द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, आपके पेपरों में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल जो है किसमें होता है, किसके कणों में होता है? ठोस के कणों में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है और सबसे कम किसके उसमें होता है? गैस के कणों में। अगला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। देखिए, कोई ठोस पदार्थ है वो द्रव में ना आके सीधे गैस अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। यानी ठोस पदार्थ है, द्रव अवस्था में ना आके सीधे गैस अवस्था में आ जा रहा है और गैस से सीधे ठोस अवस्था में आ जा रहा है। यानी कि एक बीच की जो अवस्था है आपकी, यानी कि जो द्रवीय अवस्था है उसमें नहीं आ रहा है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो छात्रों, इसी के साथ ही आपका जो पहला चैप्टर था, पहला अध्याय था, वो समाप्त होता है। इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं हम।